हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर। क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं। सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट और उनके सभी टॉपिक्स को पब्लिश कर दिया है। तो हम आज के सेशन से डेली बेसिस पर सीरीज बाय सीरीज सभी चैप्टर्स को, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चंस के सेशंस भी हम पैरेलली चलाया करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीबीएसई ने अपने कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पीडीएफ को पब्लिश किया हुआ है। आप उसको सीबीएसई के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनके सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको इसी क्लास में, इसी चैनल पर मेरे द्वारा मिलेगा। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। So the first question is, which of the following is an example of simple displacement? देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शंस क्या हैं? द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, द बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए CH4, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड, द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सोल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। अब यहां पर कहा गया है कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसमें से आपको कौन सा मिल सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जब आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिस्प्लेसमेंट ही दिखेगा। अब आप कहेंगे कि सर कुछ आप एग्जाम्पल बता दो, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब आप जिंक को HCl हाइड्रोक्लोरिक से उसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर आपको जिंक क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन, ठीक है, दिखेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड, द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। और रिएक्टिव सीरीज तो आपने देखा ही होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और इसमें आपने सिंपल रिएक्शन को, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा है। अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इज वन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसी के साथ बाकी के अदर ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी जानना जरूरी है। अब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहा गया है, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो कि वाटर है, वाटर में जो है आपको ऑक्सीजन में मिलता है, हाइड्रोजन में मिलता है, क्योंकि H2O कंपाउंड के साथ इसको बनाया जाता है। अब उसी में अगर आप पावर सर्किट के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हो तो वो H2O आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट नहीं है। सेकंड, बर्निंग ऑफ मीथेन यानी कि CH4, और आपने पढ़ा होगा कई बार कि ये कंबशन रिएक्शन में आता है। रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां से आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा मैं जानता हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसी के साथ ये कंबशन रिएक्शन है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसकी बात हम कर रहे थे, इसी का एग्जांपल हमने लिया है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप सब देख पा रहे हो। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन? जितने भी केमिकल रिएक्शंस रहा करते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन क्या रहा करती है? ऑप्शंस हैं, द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट, जो रिएक्टेंट्स आपने लिया है वो एक स्टेट में होने चाहिए, सेम स्टेट में होना चाहिए। सेकंड, एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें लगातार एनर्जी का सर्कुलेशन रहना चाहिए। थर्ड, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। फोर्थ, देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, कम से कम फिजिकल कॉन्टैक्ट रिएक्टेंट्स के बीच में जरूर हो केमिकल रिएक्शन करने के लिए, और यही ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर है। सो फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, पार्टिकल्स पहले जब एक दूसरे में कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्ट निकलेगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज इसेंशियल, एनर्जी सप्लाई इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल रिएक्शन, सम अकर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप भी हो जाते हैं तो एनर्जी की उतनी आवश्यकता हमको नहीं होती है। इसी तरीके से आपके सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, गिवन बिलो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को इन्होंने PbNO
3, ठीक है, से आपका डिनोट किया हुआ है। सो यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। अब इसका डिवीजन आप देख सकते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, के साथ होता है ऑक्सीजन निकल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोएफिशिएंट ऑफ PbO एंड NO2 इन द इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली टेल अस। चलिए ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस ऑफ टू सब्सटेंसेस, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द टू सब्सटेंसेस, द रेशियो ऑफ द मास प्रोड्यूस ऑफ द टू सब्सटेंसेस, या फिर द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द टू सब्सटेंसेस। जब भी हम इस तरीके के इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शन को देखा करते हैं तो हमें हमेशा मोल्स पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ द टू सब्सटेंसेस। अब मोल्स होते क्या हैं, सबसे पहले मोल्स को आप समझिए तभी आप इसको जान पाएंगे। आपने पढ़ा होगा, इफ द रेशियो अमाउंट्स ऑफ द एंटिटीज इन अ केमिकल रिएक्शन, इन्होंने एक हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फिर उसका रिएक्शन करवाया तो वहां पर आपको पानी मिला, वाटर मिला। तो यहां पर मोल का क्या रेशियो है, हाइड्रोजन के 2 आपके हैं, ठीक है, तो आपने 2 लिया, ऑक्सीजन आपका 1 है, और जो आपका वाटर है, ठीक है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 है। तो इस तरीके से आपने देखा मोल रेशियो 2:1:1। तो यहां पर हम कहेंगे कि कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द मोल रेशियो। कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपके मोल रेशियो को प्रेजेंट किया करते हैं, और मास को, एटम्स को, डेंसिटी को वो डिनोट नहीं करते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। अब वाटर ले लिया आपने, उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें से कौन सी रिएक्शन आपकी बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में आपके एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आने वाला है, किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। थर्ड, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव केयरफुली फ्रॉम द apparatus, अ lit match stick is brought near the mouth of the test tube, ठीक है, आप जला के उसके टेस्ट ट्यूब पर रखते हैं। the gas burns with an explosive pop sound, बिल्कुल ठीक है, अगर गैस उसमें से निकल रही है, अगर आप वहीं माचिस तीली लगाएंगे तो एक बार भक्क से आवाज आएगी ना, वही पॉप साउंड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड इंडिकेट वेदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा। आप सबसे पहले काफी ध्यान दीजिए कि किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, और इसके साथ मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूंगा। अगर आप किस टाइप का रिएक्शन इसमें बनेगा, तो यहां पर आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आप ए और बी के जब रिएक्टेंट को लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट A+B में आपका फॉर्म होता है, क्योंकि यहां पर वाटर लिया गया है ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आप H2 और O2 ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2HO आपका मिलेगा, तो वाटर मिलेगा। So the reaction is a decomposition reaction because a single compound water breaks down into 2 simpler substances, hydrogen and oxygen, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपका ये डिवाइड होता है with the help of electricity, with the help of ना, मतलब हाइड्रोजन को ऐसे ले लिया आपने, कुछ इस तरीके से कर लीजिए। It is also a specific type of decomposition called the electrolysis, क्योंकि इसमें जो है आप एक तरीके से करंट को फ्लो करवा रहे हो, और वो हाइड्रो मतलब वाटर को जो है स्प्लिट कर रहे हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और वो डीकंपोजिशन रिएक्शन को आपका प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज एन एंडोथर्मिक because energy in the form of electric energy from the direct current source continuously supplied to break the chemical bonds। अब जैसे आपने वाटर लिया है तो इसके बॉन्ड्स को आपका ये क्या कर रहा है, बांट रहा है, तोड़ रहा है ना, इसीलिए केमिकल बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब चलिए यहां पर आप समझ लीजिए अच्छे से कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एंडो मतलब जो है हीट आपकी अंदर को आती है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग, पहला, और इसी का वाइसे वर्सा, इसी का अपोजिट आपका एक्सोथर्मिक होता है। द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन सराउंडिंग। एनर्जी इज कंजर्व इन केमिकल रिएक्शन, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है, और आपने मास कंजर्वेशन पढ़ा ही होगा। एनर्जी
नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर आफ्टर रिएक्शन। एनर्जी आपकी नहीं जाती ना, एनर्जी आपकी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपकी चली जाती है। इसी तरीके से बैलेंस इक्वेशन पूछ लिया था, तो वही वाटर वाला हमने फिर से ले लिया ना, डीकंपोजिशन है ना, तो आपने H2 लिया, O2 लिया, इससे आपने पानी बनाया और एनर्जी आपकी रिलीज होती है। और कोई भी अगर आप एलिमेंट लीजिए, कंपाउंड लीजिए, मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसकी खुद की एनर्जी कुछ ना कुछ रहती है, और जब भी आप कोई भी रिएक्शन करवाएं तो उसमें स्टोर रहा करती है ना। सो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। द रिएक्शन डिस्क्राइब्ड इज द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रोड्यूसिंग वाटर। अब इसी के साथ बैलेंस कम्युनिकेशन आप देख पाते हो, एनर्जी इसमें रिलीज हो रही, इसीलिए ये आपका एक्सोथर्मिक के कैटेगरी में जाता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको? तो इस तरीके से है आपका कि जब भी आपको कुछ दिया जाए तो आप ये समझ सकें। अब जैसे यहां से आप देखिए, तो यहां पर आप समझ सकें कि क्या क्या चीजें इसमें अकर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में भी है, यहां पर आप देख सकते हो। अब देखिए, इसको मैं पढ़ के दिखाता हूं। 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन द 2 अरेंजमेंट्स। एक तो आपका हॉरिजेंटल है, एक आपका वर्टिकल है। द ब्लॉक अरेंजमेंट्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर वेरी फ्यू आवर्स ना, कुछ समय तक आप जो है इसमें पानी छिड़क रहे हैं। Which of the two arrangement is likely to gather more rust after 10 days? इसमें से सबसे ज्यादा जो है रस्टिंग किसमें होगी, जंक इसमें सबसे ज्यादा किसमें लग जाएगा। और अपने आंसर को भी आप जस्टिफाई करिए कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर एक्स है तो क्यों है, वाई है तो वाई क्यों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एक्स है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्स इसलिए है क्योंकि ये लार्जर सरफेस एरिया को एक्सपोज कर रहा है ना, तो इसलिए अरेंजमेंट एक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया एक्सपोज टू एयर मॉइस्चर इंक्रीजिंग रस्टिंग। ठीक है, इस कारण से जो है ये लेगा, क्योंकि ये एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। वो तो आपका खड़ा खड़ा था, उसका अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो काफी कम है, इसका आपका टीएसए काफी ज्यादा पाया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस। अब यहां पर आप देख लीजिए, आयरन है, वाटर है ना, तो इससे आपका सॉलिड बन रहा है। State what needs to be changed in the equation above for it to represent the correct reaction between Fe and water। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले देखिए कि क्या चीज है जो गड़बड़ है ना, और हम यहां पर क्या कर सकते हैं। क्या वाटर स्टेट है, या फिर आपका स्टीम हम ले लें तब सही हो जाए ना, सॉलिड स्टेट है, क्या चीज होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा, यहां पर आप क्या करोगे, वाटर शुड बी स्टीम, वाटर को आप स्टीम कराओगे एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म। वाटर को जैसे ही आप स्टीम कराओगे, पानी को जब गर्म करते हो तो उसमें से भाप निकलता है ना, तो वो भी तो वाटर का ही फॉर्म पार्ट है, तो हाइड्रोजन आपकी बनेगी। तो यहां पर आपने Fe लिया है, हाइड्रोजन लिया है, उसको स्टीम करवाया है, और फिर आपको ये प्राप्त हुआ, यानी कि हाइड्रोजन इससे फॉर्म होती है, रिलीज होती है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन में चला जाएगा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और इसको बनाकर जरूर दिखाएंगे। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अकर्स, ठीक है, टुगेदर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, और जैसे आप ए में देख पा रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वहीं पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा। और इसी का विपरीत, इसी का अपोजिट आपका रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर आपके डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृप्ति मिक्सेस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इन्होंने ले लिया है, ये सोडियम है, ये आपका सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट बनाया। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, CuCl2, Cu कॉपर है, Cl2 आपका क्लोरीन है, तो कॉपर क्लोराइड बन गया। विल दिस लीड टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके कुछ करते हो तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाता है या फिर नहीं बनाता है, पहले तो आपको ये बताना है। और मैं कहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताइए, मुझसे पहले आप बताइए कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, अगर हम देखते हैं, all possible products NaCl and CuSO4 are soluble,
सोनो प्रेसिपिटेट गैस और वाटर इज फॉर्म। ठीक है, तो ये सोल्यूबल कहे जा रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरीके का प्रेसिपिटेशन, बुदबुदाहट, फुटफुटाहट ना, जिसको एफरवेरेंस कहते हैं, वो नहीं होगी, ना गैस देखने को मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको अगर अब रिएक्शन देखनी है तो आप यहां पर देखिए, ये जो चीजें आपने ली हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में नहीं आएंगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने लिया, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ये एक तरीके से रिएक्टेंट्स हो गए। अब जब आपने रिएक्शन इसमें करवाया तो जो आपको प्रोडक्ट मिला वो ए का डी के साथ हो गया, ठीक है, और बी का आपका सी के साथ हुआ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। जबकि ये जो आपको दिया था सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, उसमें हम डबल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देख पा रहे हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। अगर आपने सपोजली ले लिया पोटेशियम ब्रोमाइड को, के का मतलब पोटेशियम, बी आर माने ब्रोमाइड, और उसको आप दो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, एक है आपका सिल्वर नाइट्रेट NgNO3, तो देखिए यहां पर आप कह सकते हो कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पर आपका पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला जा रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, और वहीं पर जो Ag है यानी कि सिल्वर है, चांदी है, वो ब्रोमाइड के साथ जा रही है तो सिल्वर ब्रोमाइड बन रही है ना। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। और हाँ, इन एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिएगा, कभी आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो बताइए और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल आपको पता रहे। कभी आपके एग्जाम में 4 आपके इस तरीके के इक्वेशंस दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो आपको पता जरूर होना चाहिए। इसी के साथ यहां पर आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जरूर देखिए। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ना, देख लीजिए आप सभी, जैसे पोटेशियम हो गया, ये देखिए अगर मान लीजिए आ गया तो पोटेशियम ये आपका सोडियम को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, सोडियम इनको कर देगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे के देखेंगे दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ जब आप भी एलिमेंट टेबल देखते हो तो उसमें आपको पता लगता है जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ग्रीन वाला आपका पूरे मेटल्स होते हैं, और यहाँ पर जो स्काई ब्लू वाले हैं वो नॉन मेटल्स आपके आ जाते हैं। ये वाले नॉन मेटल्स काफी कम है, 118 एलिमेंट्स रहा करते हैं। ये आपके कुछ मेटोलाइट्स दिख रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, मेटोलाइट्स। अच्छा, मेटोलाइट्स हमको किस किस ग्रुप में मिलते हैं ये आपको बताना है, और इसके साथ जो कुछ नीचे वाले हैं ये अननोन में आ जाते हैं, तो मेटल पर, नॉन मेटल्स पर, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप रहता है, कौन कौन से एलिमेंट्स रहा करते हैं, आप सभी जरूर बताइए, क्योंकि ये वाली टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिलीप वाज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए दिलीप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे कि आप सभी कहा किया करते हो, तो इन्होंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। Which class of chemical substances may be the product of decomposition reaction but not a product of combination reaction? तो इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस होगा जो डीकंपोजिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट तो होगा लेकिन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तभी आप बता सकते हो जब आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को, उनके क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि सभी चीजें आपसे आपके बुक से ही पूछी जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैन प्रोड्यूस एलिमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, अभी आपने देखा था ना, आपने यहाँ पर वाटर ले लिया था, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा दी थी, तो H2 + O2 आपका हो रहा था, ठीक है, जैसे वाटर हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑलवेज फॉर्म्स कंपाउंड। डीकंपोजिशन से आपको, जैसे आपने पानी लिया है 2H2 को लिया है, अब उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, तो उससे आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन से आपको जो है कंपाउंड्स मिलते हुए कुछ ना कुछ दिख जाएंगे, एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछ ले तो आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने ZnCO3 ले लिया, CO2 ले लिया, तो यहाँ पर जिंक CO3 लिया कार्बोनेट, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इस तरीके से ये डीकंपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। कॉम्बिनेशन में आपने कैल्शियम सल्फर को ले लिया तो कैल्शियम सल्फाइड बन गया ना, कॉम्बिनेशन में आपने कंबाइन कर दिया ना, तो इस तरीके से आपका हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि वक्त पढ़ने पर आप उसको लिख भी सकें, तभी आप एक एक करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Write the balanced chemical equation of any one reaction that cannot be classified as combination, decomposition, simple displacement, double displacement. ये क्वेश्चन आप तभी बता पाओगे जब आपने सभी टाइप के डिस्प्लेसमेंट्स को, रिएक्शंस को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उनका एक्सप्लेनेशन आपको पता होगा और उसमें से एक आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है जो कि इन सभी की कैटेगरी में नहीं आता है। और आप जानते हो कि वो रिएक्शन क्या है? उस रिएक्शन का नाम है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन को देखेंगे तो उसमें आप मेथेन लेंगे, मीथेन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन से आप इसका दो रिएक्टेंट्स को ले लेंगे, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वाटर मिलेगा, एनर्जी इसमें रिलीज हो जाएगी। वन सच रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन विच डज नॉट फॉल स्ट्रिक्टली अंडर कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज नॉट क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं? मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक से ज्यादा प्रोडक्ट कभी कभी बन जाते हैं। दूसरा डीकम्पोजिशन, नो सिंगल कंपाउंड में ब्रेक्स डाउन, इसमें टूटेंगे नहीं। सिंपल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को तो कोई वो नहीं। और यहाँ पर आप देख लीजिए मीथेन आपने लिया है ना, मीथेन CH4 और कार्बन का एक एलिमेंट है, वहीं पर हाइड्रोजन का 4 है और ये आपने ऑक्सीजन ले लिया। जब आपने इसकी अभिक्रिया करवाई, रिएक्शन करवाया, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये किसका एक एग्जाम्पल है? कंबशन का है। तो आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हो। अगर आपसे पूछ ले कि कंबशन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दीजिए, सो कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट दैट प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, usually a reaction between hydrocarbon and oxygen to yield carbon dioxide, water and heat। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है, इसको आप दीजिएगा जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे हम सभी। टीना फाइंड्स अ पेपर, मान लीजिए आप टीना हो, लड़के भी मान लें आप भी टीना हो। टीना फाइंड्स अ पेपर कवर्ड विथ अ व्हाइट सब्सटेंस इन अ केमिकल लैब। आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हो और वहां पर कुछ सब्सटेंस है, वो आपका रैपअप है। रैपअप किससे है? व्हाइट सब्सटेंस से। ठीक है, विथ अ व्हाइट सब्सटेंस इन केमिस्ट्री लैब। चलिए, पेपर ने उसको कवर किया हुआ है। शी कीप्स द पेपर नियर द विंडो लैब, कम्स बैक टू पिक इट आफ्टर 5 आवर्स। अब उसने खोल के उसको रख दिया विंडो के पास, सनलाइट उस पर पड़ रही है। शी नोटिस दैट द व्हाइट सब्सटेंस हैड टर्न ग्रे। अब आपने देखा, अरे भाई मेरे पास जो व्हाइट था वो ग्रे की तरह मुझको लग रहा है, ऐसा कैसे? ठीक है, जबकि वो कुछ ना कुछ करती होगी, टीचर ने कहा होगा कि इसको करके देखो और फिर ऑब्जर्व करना कि कुछ घंटे बाद, कुछ समय के बाद आपको क्या दिखता है। तो वो पा रही कि जो व्हाइट सब्सटेंस था वो ग्रे में हो गया है। अब यहाँ पर तीन चीजें पूछी गई। पहला, व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस ऑन द पेपर दैट टीना फाउंड। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, पहला तो वो बताइए। दूसरा बताइए, द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट द केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जब वो आपके सनलाइट के प्रेजेंस में उसने अपना कलर चेंज किया है, तो आप बताइए कि केमिकल, आपका केमिकल इक्वेशन उसका क्या होगा। तीसरा, स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस सीन इन डेली लाइफ। इस तरीके की चीज हम अपने डेली लाइफ में कौन सी देखते हैं, क्या देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे ये सब्सटेंस क्या है। अगर आप सिल्वर क्लोराइड की तरफ चलोगे, Ag की तरफ चलोगे, AgCl की तरफ चलोगे, तो यही है, वो आपका व्हाइट सब्सटेंस रहा करता है। ठीक है, इसी तरीके से खुले में आपने उसको रख दिया, कोई नमक नहीं कह देगा, आयोडीन नहीं कहेगा। नमक को आप धूप में रखते हो, क्या वो ग्रे हो जाता? बिल्कुल नहीं होता। अगर ग्रे वो होता तो गुजरात में कच्छ है, कच्छ ना, रण ऑफ कच्छ आपने नाम सुना होगा, वहीं से हम नमक निकालते हैं, तो वो तो ग्रे हो जाता। आयोडीन नहीं है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। आपने सिल्वर की रिएक्शन किससे करवाया है? क्लोरीन से करवाया है। और कैसा केमिकल रिएक्शन आपको प्राप्त होगा? तो अगर आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में जब आपने उसको रखा, तो सनलाइट की रेस यानी कि हीट उस पर पड़ रही है, तो ये स्प्लिट होगा। क्या होगा आपका? ये स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये आपको सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में दिखेगा। क्लोरीन आपकी गैस है, ये आपका सॉलिड है, एलिमेंट है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है डीकंपोज होकर एक तरीके से अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, थर्ड, ऑन वन एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में होती है, हो सकता है आपके में ना होती हो, लेकिन कोई ना कोई इसमें करता होगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वेयर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको AgBr आप कह सकते हो, इज यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म्स टू रिकॉर्ड इमेजेस ड्यू टू फोटो सेंसिटिव नेचर। तो जो हमारे कैमरामैन हैं जब वो करते हैं तो इसमें जो है इस प्रकार की चीजों को वो पाया करते हैं। तो आज हमने
आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को, केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बोर्ड एग्जाम के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन।